डूइंग यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ा सा सिंपलर टास्क था, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक छोटा सा टास्क किया था। हमने हमने उसको सिर्फ उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया था। तो अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रही हूँ तो द सेम कंसेप्ट वुड बी अप्लाइड टू योर बाइनरी ऑपरेटर्स ऑल्सो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स भी सिमिलर पैटर्न में काम कर सकते हैं। जब आप यूनरी ऑपरेटर्स पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट ऑन बाइनरी ऑपरेटर। तो क्या यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो थोड़ा सा उसकी फंक्शनैलिटी को हम चेंज करेंगे, या इट विल बी इन द सेम मैनर जैसे हमने यूनरी में किया था? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSQ टेक। हमारा जो सेकंड लेक्चर रहता है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, वो रहता है बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज ऑपरेटर्स दैट टेक टू ऑपरेंड्स, जैसे a प्लस b है तो a और b आपके दो ऑपरेंड्स कहलाते हैं और प्लस जो है वो आपका सिंबल कहलाता है। तो जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग की बात करें तो यानी डेफिनेटली आप ऐसा कुछ करेंगे कि आप जो भी हमारा फंक्शन होगा वो दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू लेगा, उसको ऐड करेगा, या जो भी आपने ऑपरेटर यूज किया उसको यूज करके, और फिर वापस वो वैल्यू रिटर्न करेगा या उन वैल्यूज को प्रिंट करेगा। सो लेट्स सी हम इस पर्टिकुलर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी, सिमिलर एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था तो थोड़ा सा उसको रिपीट करूंगी क्योंकि कंसेप्ट वाइज आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, हमने उसका एक प्रोग्राम भी किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो x प्लस आयोटा y में रिप्रेजेंट होते हैं, तो मैं उसी की क्लास बनाऊंगी कॉम्प्लेक्स। और सबसे पहले तो इसके हम दो पार्ट डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पे अभी इंटीजर ही यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको फ्लोट भी ले सकते हैं। इंटीजर x एंड द इमेजिनरी पार्ट गोज एज इंटीजर y। फिर वही हमारे जो फंक्शंस हम डिक्लेयर करेंगे, दैट इज पब्लिक। पब्लिक में आने के बाद सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूंगी कॉम्प्लेक्स, तो असाइन इजीली हो जाता है। इंटीजर a एंड इंटीजर b, वैल्यूज हम यहीं पे असाइन कर देते हैं। x इक्वल्स टू a, आई एम नॉट टेकिंग इट आउट, एंड y इक्वल्स टू b। सी मिक्स मैच में रहेगा थोड़ा, तो इजीली अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपको भी। यहाँ पे तो आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज असाइन कर दिया, आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इनिशियलाइज कर दिया अपने ऑब्जेक्ट्स को। अब बात आती है हमारे डिस्प्ले की, तो मैं इसको डिस्प्ले करूंगी वॉइड डिस्प्ले। ओके, आप लिख सकते हैं सी आउट द रियल पार्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं x, क्योंकि हमारा x एक रियल पार्ट है, और मैं इसको एंड लाइन कर दूंगी, और सी आउट द इमेजिनरी पार्ट बाय। सिंपल सा मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले किया है। अब आ जाते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, दैट इज वॉइड। क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स को आप ऐड करोगे डेफिनेटली, तो जो थर्ड वैल्यू रिटर्न होगी वो भी आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं लिखूंगी कॉम्प्लेक्स, देन आपके फंक्शन का नाम, जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हो, मैं लिखूंगी ऑपरेटर, देन दैट इज कंपल्सरी, और आपके ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स लिखोगे सी। ओके, अब इसकी कोडिंग पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टी बनाऊंगी ऑब्जेक्ट, इसमें मैं लिखूंगी टी डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस c dot x and t dot y equals to y plus c dot, या कुछ भी नहीं किया है, एक सिंपल सा आपने ऑब्जेक्ट बनाया है कॉम्प्लेक्स क्लास का t, उसके x में आपने दोनों ऑपरेंड्स जो भी है हमारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके x की वैल्यू को ऐड किया है, दोनों की y की वैल्यू को ऐड किया y के अंदर, और आप रिटर्न करोगे t। ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये x प्लस सी डॉट एक्स आपने लिखा है, तो ये x क्या है, और y प्लस सी डॉट वाई लिखा है, y इसमें क्या रहेगा, x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी? कॉम्प्लेक्स c में c की तो वैल्यू हमको पता है कि जो पैरामीटर आप या जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसके x और y वैल्यू ले रहे हैं, तो ये जो स्टैंड अलोन आपने x और y लिखे, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे? तो लेट्स सी ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे, क्योंकि जब हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, C1, C2 एंड C3। मैं लिखूंगी C1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्टर्स कॉल करने का तरीका 3,6, मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। C2 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, लेट्स सपोज 2,4 कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन करेंगे अगर x पार्ट को तो 5 एंड 6 प्लस 4 विल काउंट आउट टू बी 10। क्लियर? ये तो हो गए आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ यू वांट यू कैन प्रिंट देम आल्सो। चलिए प्रिंट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा आउटपुट। दी फर्स्ट इनपुट
C1 डॉट डिस्प्ले, सी आउट हो जाएगा, सेकेंड इनपुट C2 डॉट डिस्प्ले, yes PLAY, ना द आउटपुट। C3 हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, आप कैसे लिखेंगे C1 प्लस C2 सिंपल, और लिखेंगे C3 डॉट डिस्प्ले रिटर्न 0 या सेव। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने लिखा है C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C3 तो समझ में आता है क्योंकि आपकी जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपका फंक्शन ऑपरेटर प्लस, वो डेफिनेटली एक क्लास की ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तब तो आपने यहाँ पे इजीली उसको मेंशन कर दिया। लेकिन जब आप उसके साथ पैरामीटर पास कर रहे थे तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया, दैट इज कॉम्प्लेक्स इफ यू सी दिस पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन जब आपने उसको कॉल किया है तो देखो C1 प्लस C2, तो ऑपरेटर को इन्वोक करने के लिए भी हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हमने ये चीज पहले ही क्लास से समझी थी कि क्लास के जितने भी फंक्शंस होंगे, अगर मुझे उनको इन्वोक करना है या मुझे उनको कॉल करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऑब्जेक्ट तो आपके फंक्शन को कॉल करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा। तो C1 प्लस लिखा है आपने, तो डेफिनेटली C1 आपका इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा और C2 आपका एज अ पैरामीटर पास होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट C1 इज इन्वोकिंग द फंक्शन or the operator function, invoking the operator, and C2 is passed as argument. एक बार देख लेते हैं क्या ये प्रोग्राम एक्चुअल में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। So let's just see. Hope there is no error. Oh my god. D2 dot display. D2 was not declared. C1 C3 and complex. Okay. complex ही है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट। COMPLEX, मैंने D2 कहा, ओके C2 आएगा यहाँ पे, कंट्रोल S ऑल टैब, ओके MPLEX C1 C2 फाइन। हम एक काम करते हैं, पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ओके इसके अंदर मैं x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। लेट्स सी इफ दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम और नॉट। यस सी क्यों हुई यहाँ पे दिक्कत, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप जब ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ बना रहे हैं, कैन यू सी दैट, C1 C2 C3। तो उस टाइम पे या उस कंडीशन पे जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उनको कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं हो रही और उनको एक कंस्ट्रक्टर मिल रहा है अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर आपने पैरामीटर्स पास किए और उसको यहाँ पे पैरामीटर्स आपने नहीं पास किए, तो वो आपको एक एम्बिग्यूटी जनरेट करके दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए इट्स बेटर टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज अगर आप इस चीज के बाद, लेट्स सपोज अगर मैं C1 डॉट डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है, कंट्रोल S करिए, कंट्रोल S ऑल टैब, तो वो पहली पार्ट को 0 दिखाएगा। सो दिस विल बेसिकली यू नो गिव अस आइडिया कि क्या हो रहा है। मैं इसको हटा देती हूँ। तो रिमेंबर दिस थिंग, डोंट मिस इट, सी यू लर्न विद योर एक्सपीरियंस दैट जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब आपको पता चलता है। तो जब आपने 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ बनाए तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो जाके देखेगा क्या कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, उसको कंस्ट्रक्टर मिलेंगे लेकिन वो सारे कंस्ट्रक्टर्स विद दी पैरामीटर्स है, तो वो उस टाइम पे एरर जनरेट देगा कि हमने तो पैरामीटर पास ही नहीं किए। तो इट्स बेटर टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर्स की वैल्यू, जो तीनों ऑब्जेक्ट्स है उन सब की वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी और उसके बाद आप C1 और C2 की वैल्यू को 34 और 35 लाइन में जो हमने स्टेप्स लिखे आप उसके थ्रू उसको असाइन कर सकते हैं। लेट्स जस्ट मूव नाउ, एक बार वापस रन कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। So the first input is 3, the real part, the imaginary part is 6, the second input real part is 2, the imaginary part is 4 and the output definitely is 5 and 10. So काम वो ही कर रहा है, एडिशन का काम वो ही है कि वो दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहा है, बट यहाँ पे एडिशन कौन कर रहा है, आप किसको ऐड कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हो, आप 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हो। कैसे ऐड कर रहे हो, C1 ने आपके ऑपरेटर प्लस को इन्वोक किया और C2 एज अ पैरामीटर पास हो गया। तो ये एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप को भी नहीं समझ पा रहे, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को इस वे में लिखूं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, C3 डॉट एड। अगर मैं एड नाम का फंक्शन बनाती और मैं यहाँ पे क्या लिखती, C2 लिखती, ऐसे ही करते हैं आप C3 या C1 डॉट एड और आप यहाँ पे लिखते C3 इक्वल्स टू, यही आपकी फंक्शनैलिटी रहती। अगर जो हमने पहले भी किया था तो हमने ऐसा ही किया था, C1 डॉट एड से आप उस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो और जो पैरामीटर अपन पास कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, C2 हो रहा है, तो वो C1 प्लस C2 को ऐड करके उनकी वैल्यूज को C3 में दे देगा। लेकिन अब आपके पास फंक्शन नहीं है, अब आपके पास एक ऑपरेटर है, तब आप ऑपरेटर को कैसे कॉल कर रहे हो, सिंपल प्लस से कॉल। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रेस्ट थिंग्स रिमेन सेम, आप उसकी फंक्शनैलिटी को नहीं चेंज कर रहे हो।
तो ये एक आपका बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बहुत डिफरेंट चीज सीखी है। आप एक ऑपरेटर को डायरेक्टली इन्वोक कर रहे हो, यानी आप एक ऑपरेटर फंक्शन को डायरेक्टली इन्वोक कर रहे हो। इसके कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, या कुछ आपको चीजें याद रखनी होगी कि हम जब भी ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग सीख रहे हैं, तो आपके जैसे दो ऑपरेटर्स होते हैं जो इक्वल्स टू एंड एम्परसेंट होते हैं, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट में ही C++ के साथ ऑपरेटर इसने ऑलरेडी इसको ओवरलोड कर रखा है। आप जैसे कॉपी ऑब्जेक्ट, जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज किया था, तो इफ यू रिमेंबर हमने डायरेक्टली इक्वल्स टू का सिंबल यूज किया था जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किया था, तो वो एक आपका बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर ओवरलोड यूज किया है। ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में जब हमने स्टार्ट किया था, हमने बोला था आप उसकी फंक्शनैलिटीज को नहीं चेंज कर सकते। यू कैन ओनली चेंज दी वे और द पैरामीटर्स और दी हाउ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड। आप उस फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो, आप सिर्फ वो चेंज कर सकते हो, या आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर सकते हो, या उसकी वे ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर सकते हो, बट उसका जो काम है कि एडिशन का काम एडिशन ही रहेगा, आप उसको नहीं चेंज करोगे। एंड आप उसके पेरेंथेसिस लगा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस। देयर आर 4 ऑपरेटर्स जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते C++ में। एक तो है पहला स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, दूसरा है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर दैट इज अ डॉट, देन मेंबर सिलेक्शन थ्रू पॉइंटर टू फंक्शन एंड दी टर्नरी ऑपरेटर। तो ये 4 आपके ऐसे ऑपरेटर्स रहेंगे जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। रेस्ट आप जितने भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है आप उनको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर माइनस ऑपरेटर यूज करके दोनों वैल्यूज को माइनस लिखेंगे, जो आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के जैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, द यूनरी एंड द बाइनरी। नाउ अगेन हम ऑलरेडी इतने सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हम सारे कंसेप्ट को मिक्स करना चाहेंगे और उनको ज्वाइन करना चाहेंगे कि क्या हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या। जैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर्स और को सबको एक साथ अप्लाई किया, तो हमने एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था फंक्शंस के अंदर जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शंस। तो क्या मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी कैन यू इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शंस आल्सो? So, see you in the next lecture with this particular interesting topic, and till then please keep learning and thank you everybody.